गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 40वीं एंड 39वीं बीपीएससी मेंस क्वेश्चन विथ आंसर क्लास 21 करने जा रहे हैं। पॉलिटी का पेपर 2 का सेक्शन 1 का ये क्लास है और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्लास 21 और इसी के साथ आपका बीपीएससी पॉलिटी का पेपर जो भी है 69 से 39वीं तक का समाप्त हो जाएगा। और ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए और काफ़ी आने वाले कंटेंट प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। 40वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 1995। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना करें एवं इसका महत्व बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना करें एवं उसका महत्व बताएं। उत्तर, भारत के संविधान भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। निर्देशक तत्वों का उद्देश्य राज्य के कल्याणकारी स्वरूप की स्थापना करना। यद्यपि संविधान में निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया गया, परंतु इनकी प्रकृति एवं मूल भावना को समझने के लिए इन्हें निम्न भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित तत्व, गांधीवादी सिद्धांतों पर तत्व, उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित तत्व। समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित तत्व, इन सिद्धांतों का उद्देश्य राज्य के समाजवादी स्वरूप को बनाना एवं लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। ऐसे सिद्धांत राज्य को निम्न निर्देश देते हैं। पहला, राज्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 38 में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में। अनुच्छेद 39A, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39B, धन का समान वितरण 39C में। पांचवा, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41। छठा, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 42। सातवां, कर्म कारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 43। आठवां, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 है। नौवां, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 47। दूसरा, गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित तत्व, गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित कुछ निम्न निर्देशक तत्व निम्न है। पहला, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43। एससी, एसटी तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 46। मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों का निषेध। अनुच्छेद 47। दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48। उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित तत्व, उदारवादी बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित निर्देशक तत्व निम्न है। पहला, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44। प्रारंभिक शेष वास्ता की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 45। कृषि एवं पशुपालन का संगठन एवं वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर उनका विकास। अनुच्छेद 48। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्यजीव की रक्षा। अनुच्छेद 48A। पांचवा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51। महत्व, यद्यपि नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए कार्यपालिका बाध्य नहीं है, परंतु भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी भी सरकार का उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। वैसे में नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका को सही दिशा दिखाते,
सामान्यतः सरकार इनका ध्यान रखती है। अभी जन कल्याण के अनेक कार्यक्रम इन नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर ही बनाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संसदीय संप्रभुता का क्या अर्थ है? क्या आप भारतीय संसद को प्रभुत्व संपन्न या गैर प्रभुत्व संपन्न या दोनों समझते हैं? आप अपने विचार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, संसदीय संप्रभुता का क्या अर्थ है? क्या आप भारतीय संसद को प्रभुत्व संपन्न या गैर प्रभुत्व संपन्न या दोनों समझते हैं? आप अपने विचार दीजिए। उत्तर, संसदीय संप्रभुता का अर्थ है संसद कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं सरकार के अन्य निकायों में सर्वोच्च है तथा उसके द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि संसद के सदस्य जनता के प्रतिनिधि होते हैं एवं संसदीय लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत जनता है। अंततः संसद सर्वोच्च है तथा उसके द्वारा बनाए गए कानूनों का न्यायिक पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन में संसद की स्थिति सर्वोच्च है, अंततः वहां संसदीय संप्रभुता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि भारतीय संविधान में सरकार के प्रमुख 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में किसी की भी सर्वोच्चता की बात नहीं कही गई है। सभी को एक संतुलित शक्ति प्रदान की गई है और तथा तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होने के साथ ही एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखते हैं। परंतु कई देशों में स्थिति अलग है। जैसे ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है, वहीं अमेरिका में न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। भारतीय संसद यद्यपि ब्रिटिश शासन प्रणाली से प्रभावित है, परंतु संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश ढंग की संसदीय संप्रभुता को के स्थान पर ज्यादा व्यवहारिक तरीका अपनाते हुए संसद को एक सीमा के अंदर शक्ति प्रदान की है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। गैर प्रभुत्व संपन्न संसद के अनेक ऐसे कार्य हैं तथा अधिकार हैं जो भारतीय शासन पद्धति में उसकी उच्च स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। यह देश की सर्वोच्च विधायिका है। इसका कार्य संविधान के दायरे में रहकर कानूनों का निर्माण करना तथा आवश्यकता पड़ने पर संविधान के कुछ प्रावधानों का संशोधन करना। राज्य विधानसभा से कानून निर्माण में विवाद की स्थिति में संसद के कानून को प्राथमिकता दी जाती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन के दौरान भी राज्य विधानसभा के कार्यों को संसद ही संपन्न करती है। संसद सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या, उनके वेतन आदि का निर्धारण करती है तथा संसद के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग चला सकती है। इस प्रकार न्यायपालिका का कुछ नियंत्रण जहां संसद के हाथों में होती है, वहीं कार्यपालिका भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है तथा सरकार के प्रत्येक कार्य पर संसद में बहस होती है। चूंकि संसद में विपक्ष का भी अच्छा प्रभाव होता है, इसलिए सरकार किसी भी मुद्दे पर बिना विपक्ष को विश्वास में लिए आगे नहीं बढ़ सकती। सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में सरकार गिर जाती है। फिर भी संसद को ब्रिटिश संसद की तरफ प्रभुत्व संपन्न नहीं माना जा सकता। हमारे संसद का अधिकार क्षेत्र सरकार के अन्य अंगों द्वारा प्रभावित होता है। वहीं संसद एवं राज्य विधानसभा में शक्तियों के विभाजन द्वारा, मौलिक अधिकारों द्वारा, स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा संसद सदन के अधिकार सीमित हो जाते हैं। अतः हमारे संसद को प्राप्त शक्तियां तथा बंधनों के आधार पर उसका स्थान प्रभुत्व संपन्न एवं गैर प्रभुत्व संपन्न के मध्य है। 39वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 1993। चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पंचायती राज्य के उद्देश्यों एवं उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, भारत में प्राचीन समय से ही पंचायती व्यवस्था थी, लेकिन आधुनिक भारत में स्वतंत्रता के बाद 1993 में 73वें संविधान संशोधन के बाद ही यह प्रभावी भूमिका आ सकी है। भारत में पंचायती राज के उद्देश्यों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत रखा जा सकता है। वास्तविक लोकतंत्र हेतु सत्ता का विकेंद्रीकरण ताकि स्थानीय स्तर पर लोग निर्णय ले सके। समाज के पिछड़े, दलित एवं महिलाओं के सशक्तिकरण एवं विकास के लिए पंचायतों की भूमिका। स्थानीय लोगों को अपनी समस्या के समाधान के लिए तैयार करना।
पंचायत के माध्यम से रोजगार के साधन में वृद्धि करना, जैसे कुटीर उद्योग को बढ़ावा, हस्तशिल्प का विकास, पशुपालन, खादी, ग्राम उद्योग आदि को प्रोत्साहन करना आदि। महिला एवं बाल कल्याण, दुर्बल वर्गों का कल्याण आदि सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को पंचायत के माध्यम से संपन्न कराना। विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों, शैक्षणिक कार्यों आदि को पंचायतों के माध्यम से संपन्न करवाना। अंततः पंचायतों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक रूप से संपन्न भारत का निर्माण करना है। पंचायती राज की विशेषताएं: ग्राम, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर पर त्रिस्तरीय व्यवस्था, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण की व्यवस्था एवं SC/ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक स्तर का आरक्षण की व्यवस्था, एक निश्चित 5 साल की कार्यविधि। पंचायत सदस्यों का चुनाव प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से होगा। पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की पद्धति राज्य सरकार के अनुसार एवं मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन होगा। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जिन पर पंचायत का प्रशासनिक नियंत्रण होगा। स्थानीय कर वसूलने व प्राप्त धन खर्च करने की शक्ति आदि। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्तियों तथा उसकी स्थिति का परीक्षण कीजिए। ये 64वीं BPSC मुख्य परीक्षा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में लिखित मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करें। उत्तर, नागरिकों के लिए संविधान के भाग 41A के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 86 में संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, उनका पालन करें। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा, देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृ भाव की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामूहिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व का समझें, उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। 11वां, माता पिता अथवा अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है? परीक्षण कीजिए। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है? परीक्षण करें। उत्तर, भारत की विशालता एवं विविधता को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भारत में संघीय राज्य व्यवस्था स्थापित की। यद्यपि भारतीय संघवाद अमेरिका के संघीय व्यवस्था से अलग है, इसके लिए
हमारे संविधान में फेडरेशन शब्द की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। हालांकि हिंदी में फेडरेशन या यूनियन दोनों के लिए संघ शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन तकनीकी दृष्टिकोण से इनमें अंतर है। हमारे संविधान में केंद्रीकरण का बाहुल्य सिद्धांत केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित है, परंतु संविधान में ने अधिकतर आर्थिक शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में सौंपी है। राज्यों के उत्तरदायित्व तो बहुत अधिक है पर आय के साधन कम है, जिससे राज्यों की केंद्र पर निर्भरता ज्यादा है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। केंद्र की आपातकालीन शक्तियां केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाती है। ऐसी स्थिति में राज्य विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। आर्थिक नियोजन के फलस्वरूप भी केंद्र का राज्य के आर्थिक साधनों पर नियंत्रण अधिक है। योजना आयोग राज्यों के संसाधन प्रबंध की निगरानी करता है। शासन प्रशासन में भी केंद्र का राज्यों में हस्तक्षेप होता है। राज्यपाल एक तरह से केंद्र का एजेंट होता है तथा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी केंद्र के नियंत्रण में होते हैं। राज्य न तो इनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, न ही उनके सेवा से हटा सकता है। अंततः सैद्धांतिक रूप से संघीय व्यवस्था व्यवहारता केंद्र के ज्यादा शक्ति संपन्न होने को प्रदर्शित करता है। अंततः कुछ आलोचक इसे अर्ध संघीय कहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका 69 से लेकर 39वीं तक का बीपीएससी क्वेश्चन विथ आंसर कंप्लीट हुआ। तो थैंक यू।